आज के इस लेक्चर के अंदर हमको दो चीजों के बारे में समझना है। एक तो है कि अपना जो रेडियाई है, बेसिकली एटम की रेडियाई पे बेस कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ में हमको एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल की अपन चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे अपन रेडियाई की बात कर ली। ठीक है, रेडियाई के बाद में अपन को चर्चा करनी है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव करने के बाद में अपन यहां पर उन पे बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम के अंदर उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, हमको एक चीज पता होनी चाहिए पहले कि फॉर्मूला क्या था। रेडियाई निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो भाई यार फॉर्मूला पता होगा, आपको n की वैल्यू दे देगा, नंबर ऑफ सेल दे देगा ना, क्योंकि ये k सेल है, l सेल है, उसके अकॉर्डिंग अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली बोल देगा फर्स्ट सेल सेकंड सेल इस तरीके से, और z अपन को दे देगा। हो सकता है आपको एटम का नाम दे दे, उसके अकॉर्डिंग अपन z निकाल लेंगे, या फिर आपको बेसिकली क्या दे सकते, z डायरेक्टली दे सकता है। तो ऐसे अपन को करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहां पर हमको कैलकुलेट करनी है रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम की अपन सबसे पहले पता है अपन को z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसके लिए आपको 4 तरीके क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। ऑर्बिट और सेल एक ही बात है, यानी n की वैल्यू फर्स्ट, 2, थर्ड एंड फोर्थ, उनके लिए रेडियाई कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 है। z की वैल्यू आपको पता ही, हाइड्रोजन की बात चल रही है, मतलब z इज इक्वल टू 1 है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, जहां पर r1 इज इक्वल टू n² डिवाइड बाई z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। इसके लिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 0.529 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर और उसी को डिवाइड कर दो 1 से, इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 0.529 एंगस्ट्रम यहां पर वैल्यू आ गई। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करिए भाई, कर सकते हैं, बहुत आसान है। फॉर्मूला आपको पता ही है, दोबारा लिख देता हूं, r इज इक्वल टू n² डिवाइड बाई z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। समझ में आया? अब देखो 2 है, n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे अपन यहां पर, r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इंटू 0.529। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, तो मोबाइल का यूज करना पड़ेगा भैया अभी। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, चीजों को कैलकुलेट करते हैं जरा। देखिए क्या है अपने पास, 4 इंटू 0.529, कितनी वैल्यू आई यहां पर, 2.116 एंगस्ट्रम यहां पर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, n इज इक्वल टू कितना है, 3 है, z इज इक्वल टू 1 है। उसके लिए तो r की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितना आएगा, r इज इक्वल टू 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग हिल जाएंगे, अरे 3 का स्क्वायर किया यार, z की वैल्यू तो 1 है नीचे, तो n² इंटू 0.529 वो कर दिया है। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं अब की बार, 9 इंटू 0.529 कितना आया, 4.761 एंगस्ट्रम यहां पर वैल्यू आ चुकी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, कितना आएगा, 16 इंटू 0.529। ठीक है, तो r इज इक्वल टू n² डिवाइड बाई z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। कितना आया, 4 का स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। कितनी वैल्यू आई, 16 इंटू 0.529, यहां पर वैल्यू आ चुकी 8.464 एंगस्ट्रम। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, उनके लिए रेडियाई निकाल के रख दी है। बहुत आसान है, फॉर्मूला अपन को पता है, तो कोई भी एटम के लिए अपन निकाल सकते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, बहुत बार हमको इस तरह की चीजें देखता है, थोड़ा सा वो घुमाता है, कैसे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो वहां पर अपन को क्या देखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 1 है, और यहां पर n इज इक्वल टू 2 है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा। तो ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट, तो एक्साइटेशन करके वो 2 में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कितना, n इज इक्वल टू 2। ऐसे ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, बोलिए जरा, 4 हो जाए। ऐसे ही अपन चीजों को लेके चल सकते हैं आगे, ठीक है। बस मतलब थर्ड बोल रहा है एक्साइटेड स्टेट मतलब एक आगे, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फोर्थ बोला है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 5 हो गया। इस तरीके से अपन को बातें यहां पर करनी होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यहां पर अपन को रेशियो देखना है। किस किस का रेशियो देखना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसको जरा खोल के लिखो, थर्ड है अपने पास में और फिफ्थ है, और किसकी बात चल रही है, हीलियम की बात चल रही है। तो सबसे पहले Z इज इक्वल टू कितना होता है, याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे को 2 होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू भाई 3 है उसके लिए रेडियस देखो एक बार, तो उसका फॉर्मूला आता है 9, कैसे आया, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगली चीज R इज इक्वल जब अपन बात करते हैं 5 के लिए, तो उसके लिए क्या होगी, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसा करते हैं, यहीं पे एक बीच में क्या लगा देते हैं, डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं। तो अब देखो जरा, अपन को कुछ चीजें यहां पे कटती हुई दिख रही हैं। 0.529 से 0.529 एंगस्ट्रॉम कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या चीज बची, हमारे पास में R3 रेशियो R5 बराबर क्या बचा अपने पास में, यहां पर 9 रेशियो क्या बच गया, 9 रेशियो 25 सॉरी, 9 रेशियो क्या बचा, 25 यहां पर निकल के आएगा। ये चीज अपने पास में यहां पर निकल के आएगी। तो रेशियो क्या निकला, R3 रेशियो R5 बराबर 9 रेशियो 25, ये निकल गया। कुछ नहीं, अपन को इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अरे सिंपल भी अपन लगा सकते थे, कैसे, R जो होता है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सेम एटम की बात करोगे तो सेम एटम के लिए Z की वैल्यू सेम होगी, 0.529 तो कट ही जाएंगे। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे, तो R3 डिवाइड बाई R5 बराबर क्या हुआ, n 3 का स्क्वायर, अरे 3 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट अपने पास में, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, कितना आया ये अपने पास में, ये 9 आया, और ये कितना है 25। तो वही चीज मैंने लिखी है। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, देखो मैं जैसे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, साथ साथ में ट्राई करो खुद भी अपन, क्योंकि ये चीजें बहुत सिंपल है। अपन खुद जब अपन देखो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना खुद के लिए अच्छा होगा। तो ये इन चीजों से शुरुआत करो। केमिस्ट्री यार ऐसी चीज है, मतलब इसमें कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को मतलब क्वेश्चन करते नहीं, क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक बहुत सारी आपको दिक्कत आएंगी। तो सिमिलर मैं पहले बता रहा हूं, ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां पर आपको क्वेश्चन जितने करोगे उतना ही खुद के लिए फायदा होगा, उतने ही कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो अगर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चन मेरे साथ में करो, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। डरने की बात नहीं है, पहले तो इसका जो वैल्यू आ रही है उसको निकाल के रख लो, और इसकी वैल्यू जो आ रही है उसको निकाल के रख लो। तो देखो ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 की बात चल रही है, उसमें एक ही n इज इक्वल टू 1 ही होता है ना, एक ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब n इज इक्वल टू 1 मतलब k सेल में प्रेजेंट है। भाई साहब के पास में ले दे के एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो कहां प्रेजेंट है, k सेल में, मतलब n की वैल्यू इसके लिए बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जरा R हाइड्रोजन के लिए n स्क्वायर डिवाइड बाई Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये भी 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहां पर इसकी रेडियाई निकल गई हाइड्रोजन के लिए, कितनी वैल्यू आई, RH बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहां पर इसकी वैल्यू निकल के आ गई। चलिए अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए आपको देखने के लिए क्या चीज चाहिए होगी, लिथियम है। तो लिथियम के लिए आपको पता है L की वैल्यू, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, थर्ड है, ठीक है। और इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो समझ में आया आपको। तो n स्क्वायर डिवाइड बाई Z मतलब अपने पास में 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई ये कितनी वैल्यू है 3 है, इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, कितना हुआ 3, ये 3 टाइम कट गया, ठीक है। तो अब देखते हैं रेशियो क्या निकल के आता है, RH डिवाइड बाई RLi2+। यहां पर ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 3 इंटू 0.529
एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल आउट, 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट। तो क्या बचा, RH रेशियो R Li2 प्लस बराबर 1:3। ये वैल्यू यहां पर निकल के आई है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन अपने होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करिए जरा, इसको आपको करना है, बहुत ही आसान है भाई। अब की बार रिवर्स अप्रोच लगाई है। देखो पहले क्या किया था, आपको n की वैल्यू दे रखी थी, z की वैल्यू दे रखी थी और फिर आपको रेशियो निकालना था। अब की बार आपको रेशियो दे रखा है और n की वैल्यू आपको निकालनी है भाई साहब। k lmn पता है, k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, l के लिए कितनी होती है, m के लिए कितनी होती है, n के लिए कितनी होती है। बेसिक सी बातें हैं, हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो बहुत ही आसान है, द रेशियो ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ टू बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। तो देखो Li2 प्लस के दो ऑर्बिट हैं, ठीक है, जिनके लिए वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, 1 और 9 आ रही है। ठीक है, अब ये कब आ सकती है, समझो बातों को। देखो 0.529 दोनों में सिमिलर रहेगा। ठीक है, रेडियस की बात चल रही है, तो यहां पर z की वैल्यू भी 3 रहेगी, इसके लिए भी 3 रहेगी। मतलब मेन बात यहां पर किस चीज में आ गई, यहां पर n की वैल्यू से डिसाइड होगा रेशियो। n की वैल्यू डिसाइड करेगी किसको, इस चीज को। रेशियो को कौन डिसाइड करे, n की वैल्यू। तो देखो 1:n आ रहा, तो ये कंडीशन कब आ सकती है, देखो 1 का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आया, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 आया। इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी कितनी है, 1 है और 3 है। समझ में आया नहीं आया? अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, z सेम है और 0.529 देखो r बराबर 0.529। अब की बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो z यहां पर सेम है, यहां पर ये वैल्यू सेम है, तो पूरी की पूरी कहानी n स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो एक बार मेरे पास में n का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और एक बार मेरे पास में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये कब कब आ सकता है, जब मैं 3 का स्क्वायर करूं 9 आएगा, मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, एक बार 1 है, एक बार 3 है। 1 का मतलब k है और 3 का मतलब क्या है, m है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, k and m इज द राइट आंसर। n का मतलब अगर 1 है तो k सेल उसको बोलेंगे, n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब उसको m सेल बोला जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब सही आंसर क्या है, c इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि यहां पर देखो, मैं वो एक चीज कह रहा था ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, हमको यहां पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। समझ में आया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 3। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर करा जाए, रेडियाई अपन को कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं करना, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। r इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई अपने पास में z कितना है, 3 है, इनटू क्या होगा यहां पर 0.529 एंगस्ट्रम, 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। यहां पर वैल्यू आ जाएगी, जितनी वैल्यू आएगी वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली चीज देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास में है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कैलकुलेट द रेडियस। मैं आपको सिंपल चीजें बता देता हूं। हाइड्रोजन है मतलब z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। दूसरी चीज सेकंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब n इज इक्वल टू 3 है। ओके, अपने पास में यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2 है और अपने पास में यहां पर z इज इक्वल टू 3 दे रखा है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस कैलकुलेट करनी है दोनों की, तो करते हैं अपन। हाइड्रोजन के लिए देख लिए, n का स्क्वायर 9 डिवाइडेड 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम, यहां पर वैल्यू आएगी। लिथियम के लिए वैल्यू क्या आएगी, देखो करो खुद। लिथियम के लिए वैल्यू क्या आएगी, लिथियम 2+ के लिए अपने पास में n इज इक्वल टू 2 मतलब 4 डिवाइड बाई क्या हुआ यहां पर 3 हुआ इंटू 0.529, यहां पर एंगस्ट्रम में वैल्यू आ जाएगी। बाकी सिंप्लीफाई करके जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बहुत ही कमाल का कंसेप्ट यहां पर शुरू होने वाला। हमने इस बोर मॉडल के अंदर ये समझा कि यार बोर मॉडल ने ये चीज अपन को बता दी। ठीक है, बहुत सारी उनकी जो कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में, उनको सिंप्लीफाई करके, उनको ठीक करके एक नया मॉडल उन्होंने दिया था। तो यहां पर हमको ये समझना है कि भाई साहब जो एप्लीकेशन थे बोर मॉडल के वो क्या क्या थे। तो बोर मॉडल का पहला एप्लीकेशन हमने बात करी, रेडियाई की बात कर ली। ठीक है, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला उन्होंने बाकायदा दे दिया था। देखो बट एक कमी थी उनके अंदर, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, मेरे को कोई पर्सनल जानकारी उनके बारे में थी नहीं, मैं बात कर रहा हूं उनके मॉडल में एक कमी थी कि जो 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थी। मतलब मैं अगर बात करूं आपसे
वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसे एटम्स जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन, मतलब He+, मतलब Li2+। ऐसे ही बात कर सकता हूं बेरिलियम 3+ की। तो यहां पर ये जितने भी एटम्स थे वहां पर इसकी थ्योरी बेसिकली अच्छी तरीके से काम करती है, सारे इसमें कंसेप्ट लग जाते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादातर कंसेप्ट उनके एप्लीकेबल यहां पर होंगे, मतलब जो थ्योरी है रेडियाई की भी अपन ने बात करी है तो इनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब बात करते हैं अपन वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अलावा जितने भी एटम्स हैं, टू इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पॉली मतलब जिनको कहते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उनके लिए जो कंसेप्ट था बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेबल नहीं था। कहते हैं ना कि भाई साहब एक थ्योरी तभी तो है कि सभी पे एप्लीकेबल ये नहीं हो पाती है, सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, दूसरे एटम्स पे, दूसरी स्पीसीज पे एप्लीकेबल नहीं होती है। बाकी हमको ये समझना है भाई, क्या समझना है हमको, जो आगे अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, तो यहां पर हमको चर्चा करनी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखो हम बात करते हैं एटम की, तो एटम भाई साहब, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही उसका सारा का सारा मास होता है। अब देखिए जरा, न्यूक्लियस के अंदर ही उसका सारा चार्ज होता है, सारा मास होता है। तो यहां पर ये क्या है, जो पॉजिटिव चीज लगाई हुई है वो क्या, प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज आता है उसको अपन कह रहे हैं, और ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्लस का सिंबल, क्योंकि प्लस का सिंबल कहां पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है। तो यहां पर ये चीज समझो, ये मेरा कौन सा सेल है? के सेल है, मतलब ये न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये मेरा एल सेल है, ये मेरा एम सेल है। इसी तरीके से अपन चलते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा तरीके से शो करते हैं, और इनको हम इस तरीके से लेवल के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से लेवल के फॉर्म में शो करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से शो करते हैं। यहां पर n इक्वल टू क्या है? 1 है। यहां पर n इक्वल टू क्या है? 2 है। यहां पर n इक्वल टू 3 है। यहां पर n इक्वल टू 4 है। यहां पर n इक्वल टू 5 है। और यहां पर हम मान लेते हैं n इक्वल टू इनफाइनाइट। भाई साहब ऐसा इनफाइनाइट है, हमारे पेज के अंदर ही आ चुका है। ये कैसा इनफाइनाइट है, बट रिप्रेजेंट तो करना है, अपन को चीजें स्टडी करनी है, तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब समझो, अगर मुझे यहां पर इस लेवल की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यार हर एक लेवल जो होता है उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसकी खुद की एक एनर्जी होती है। मतलब अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी अलग होगी, उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, इसकी एनर्जी कुछ अलग। यही तो डिफरेंस था रदरफोर्ड के मॉडल में और बोर मॉडल में। रदरफोर्ड के मॉडल ने ये कहा कि भाई साहब, जैसे उसकी जो कमी भी उजागर हुई थी, कमी ये थी कि यार इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जैसे प्लेनेट लगाते हैं सन के अराउंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक टाइम ऐसा है कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एक टाइम के बाद में यहां पर गिर जाना चाहिए एटम के अंदर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो बोर सर ने ये बोला नहीं गिरेगा, इस गलतफहमी में रहना ही मत। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए थी वही है, फिर ऊपर वाला उसकी एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा है, फिर उसके बाद में उसकी कुछ अलग स्पेसिफिक एनर्जी। तो हर एक लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। और क्या होता है, अपन इस जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, एक जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है यहां पर प्रेजेंट है, मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन केस देखते हैं। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी ये रही। अब वो क्या चाहेगा, इसकी इस स्टेट को अपन ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं, चर्चा करी थी इस बारे में। फिर ग्राउंड स्टेट से अगर वो एक्साइटेड होता है तो उसको एक्साइटेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मान लीजिए वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया तो ये उसके यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। मान लीजिए यहां पर पहुंचा इलेक्ट्रॉन, उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ये उसकी फोर्थ हो जाएगी, फिफ्थ। इस तरीके की चीजें अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पर हमको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। अब आपको यहां पर बेसिकली अपन ज्यादा कम की बात नहीं कर रहे हैं, अब अपन को स्पेसिफिक चलना पड़ेगा कि इस लेवल की एनर्जी इतनी होती है, इस लेवल की एनर्जी -13.6 है, इसकी -10.4 है, इसकी कुछ 3 इस तरीके से अपन को बातें यहां पर करनी पड़ेगी। तो करते हैं स्टार्ट, कैसे अपन को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जरा, अपन ने कभी ना कभी इस बारे में चर्चा करी होगी कि अगर आपको टोटल एनर्जी देखनी है किसी भी चीज की, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की अगर आपको एनर्जी देखनी है, तो आपको दो तरीके की एनर्जी चाहिए होंगी उसकी। एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और एक उसकी टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। एक तो आपको क्या चाहिए होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज -k, या सॉरी
के जेड ई इंटू ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। ये आया कैसे? देखो हमको पता है यहां पर क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जेड इंटू ई, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो उसी अट्रैक्शन से अपन को क्या मिलती है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो वो ये वाला फॉर्मूला है। क्या था, के जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस का ई डिवाइड बाई आर, और यहां पर क्या लिखा था, एम लिखा था। अब क्या करते हैं, यहां पर टोटल एनर्जी इसके बराबर, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं मान लीजिए। अब देखो जरा, मुझे दोनों को एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा तभी मैं उनको ऐड कर पाऊंगा, तो यहां पर मुझे एम बी स्क्वायर को किसी टर्म में लिखना पड़ेगा। अब याद करो यार, जहां पे मैंने रेडियाई को कैलकुलेट किया था, रेडियाई को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर याद कर लो बोर मॉडल, तो बोर मॉडल के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था कि जो कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। अब देखिए जरा, कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स मतलब हम बात कर रहे हैं के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर की, और ये क्या था, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगी, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और एम बी स्क्वायर बराबर किसके हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब यहां पर अपन को यही वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी कि हाफ तो पहले की जैसा ही है, ये किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो जरा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ये पूरा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, ये आधा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, इसे समझ सकते हैं अपन। तो पूरे में से मैं आधा घटाऊंगा तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है साथ में, तो माइनस यहां पर आ जाएगा। तो ई बराबर क्या निकला, ई बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये वैल्यू निकल के आई। तो ये यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया कि अपन को यहां तक कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है यार, ये आधा है, ये पूरा का पूरा है। ठीक है, तो एक में से मैंने आधा घटाया तो आधा बचा, लेकिन यहां पर माइनस भी लगा हुआ तो माइनस का आधा आएगा, और बाकी पूरी टर्म में लिख दी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां तक निकल के आया है। अब याद करो, जब अपन ने रेडियस की बात करी थी, रेडियस में आर का फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ था अपन ने, क्या फॉर्मूला था आर का, आर का फॉर्मूला क्या था, याद नहीं है तो देखो जरा, फॉर्मूला क्या था, ये वाली चीज निकल के आई थी। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, एनर्जी बराबर क्या है, के जेड स्क्वायर अपॉन, और माइनस का है कहीं ना कहीं, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक, ये वैल्यू निकल गई। अब यहां से मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू उसमें पुट करूंगा, आर की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ई बराबर क्या निकलेगा यहां पर, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। अब देख लो, कुछ चीजें अपन काट सकते हैं क्या, यहाँ पर जो चीज यहाँ पे कट सकती है उनको काट लो, और जो चीज नहीं कटेगी उनको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, इस चीज को सिंप्लीफाई करके लिखें जरा, इज इक्वल टू माइनस के या -4 के, कुछ है अपने पास में यहां पर जेड पाई स्क्वायर एम ई 4 डिवाइड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां पर ये वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर और ये एच है। ठीक है, तो इसको जब अपन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सारी, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने यहां पर लिखा और इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर मैंने लिखा, एन की वैल्यू लिखी, एन की वैल्यू तो अपन को बेसिकली डिसाइड करनी पड़ेगी किस लेवल की अपन बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं पुट करता हूं, और के की कुछ वैल्यू थी, ठीक है, उसको मैंने पुट करा यहां पर। तो मेरे पास में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर लेवल, फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कितनी निकल के आती है, -z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर निकल के आती है। और ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता रखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये है अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। देखो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो पता है आपको, जैसे हाइड्रोजन के लिए चर्चा करते हैं, हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो En बराबर क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन आप बात करो
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड एनर्जी लेवल में, उसके लिए जरा चर्चा करते हैं। तो -1 अपॉन n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 के लिए मैंने चर्चा करी, तो यहां पर वैल्यू आएगी क्या 4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से एक चीज और, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इसके होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इन द जूल। एम आई राइट और नॉट? ये यहां पर वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने क्या किया, n की वैल्यू यहां पर पुट करी। ठीक है, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए पता है 1 है। ठीक है, तो यहां पर पुट करते हैं और अपने पास में फाइनली वैल्यू जो आएगी कितनी आती है देखते हैं जरा। 13.6 डिवाइड बाई 4 कितनी आई है 3.4 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर। अब देखो जरा, मैं n इज इक्वल टू 1 की बात करता हूं, उसके लिए है -13.6। आप कहोगे इसके लिए है -3.4, लेकिन सर आपने कहा जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा n की वैल्यू बढ़ती है, और n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन सर मुझे तो घटती हुई दिख रही है। भाई साहब माइनस में देखो, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से आप -13.6 और -3.4 में से कौन सी वैल्यू बढ़ी है -3.4। इसका मतलब एनर्जी बढ़ी है। यानी मैं चर्चा करता हूं कुछ इस तरीके से यहां पर, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरा एक होमवर्क आपको देना है कि आपको आने वाले जितने लेवल हैं, मतलब यहां तक 6 तक कैलकुलेट करना है अपन को। यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर कितनी आएगी और यहां पर कितनी आएगी, तो वो अपन उनको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अपन को पता है क्या है, En बराबर -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू है, और मतलब ये फॉर्मूला है, इसमें आपको n की वैल्यू पुट करनी है और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है। तो हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए आपको एनर्जी यहां पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बस मेरा आपसे इतना ही कहना है, पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। अगर कोई आपको डाउट आता है तो हमारे इजीली ऐप में आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।